आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है? केवल एक वोट से चुनकर आने से जो है डेमोक्रेसी पूरी नहीं होती। सारे वोटर्स का जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन गारंटीड होगा तब इंडिया आगे जाएगा। चुनाव के बाद विपक्षी दलों की ओर से अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है, आपको क्या लगता है? मेरा जहाँ तक स्टडी है कंप्यूटर साइंस का और ईवीएम का, बिकॉज मैं पेटिशनर हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट को फ्री हैंड अगर दिया जाए, बिना कोई दबाव के, बिना कोई लीगल पेनल्टी के, तो वो ईवीएम को टैंपर भी कर सकता है, हैक भी कर सकता है और रिप्रोग्राम भी कर सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार सरकार की ओर से तैयारी चल रही, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि भारत में सेंसस नहीं हो पा रहा है और सेंसस नहीं होते हुए भी दक्षिण भारत से विरोध के स्वर उठ रहे हैं प्रतिनिधित्व को लेकर। बस एक यूनियन है हम लोग, लेकिन स्टेट्स का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। अभी साउथ इंडिया के स्टेट्स कह रहे इसको और फ्रीज कर दीजिए 30 साल के लिए। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, इसको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। सेंसस कराना चाहिए, MP MLA की संख्या बढ़ानी चाहिए और साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी फॉलो हुई है उनको 5-6% का वेटेज देना चाहिए, यानी एडिशनल सीट्स देने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम चौथे नंबर पर आएंगे, 5वें नंबर पर आएंगे। अगर आपकी इनकम 2-3% से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन 8-10% से बढ़ रहा है, इसका मतलब हर साल आप 5-6% आपकी इनकम कम हो रही है। इन्फ्लेशन विल ईट योर इनकम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है इंडिया के अंदर, इनकम्स नहीं बढ़ रही है और 100 करोड़ लोग गरीब या गरीब जैसे इंडिया के अंदर अभी भी जो है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पोजीशन है, तो कह देना केवल इंडिया 5th नंबर पे आएगा तो ठीक है, कहने के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन इससे पूरे इंडिया के व्यक्ति, पूरे इंडिया के 28 करोड़ परिवार रिच नहीं होते। स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होने की वजह से इंडिया चाइना और अमेरिका के मुकाबले पिछड़ते दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन कोड नहीं लिखना आता है, तो कोड लिखने वाला जो है वो स्किल में एडवांस्ड है, टैलेंट में एडवांस्ड है। अभी जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोडिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहा है, अब आपको मशीन लर्निंग जो है वो आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिथम्स है वो लिखते आना चाहिए। तो आपको जो 4th इंडस्ट्री या आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई स्किल अडॉप्ट करना चाहिए, तो ऑफकोर्स स्कूलिंग के हिसाब से और वैसे वैसे हायर एजुकेशन में बढ़ाना चाहिए। जो पॉलिटिक्स धर्म की चल रही है या फिर एक विचारधारा की चल रही है, इन सब के बीच कॉस्मो ह्यूमनिज्म को इंक्लूडिंग करते हुए पॉलिटिक्स करना कितना महत्वपूर्ण आपके लिए नज़र आ रहा है? लेकिन आप एक बात देखिए, जो बातें मैंने कॉस्मो ह्यूमनिज्म में लिखी हैं वो आज दुनिया में हो रही है और इंडिया की गवर्नमेंट जो है आज वो चीज़ों को कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन 2024 में मोदी गवर्नमेंट इसको कर रही है। मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर इस बुक में 2019 में लिखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन गवर्नमेंट अभी पिछले साल से काम कर रही, मैंने इस पर जो है वो लिखा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑफकोर्स इंडिया का फार्मा बहुत आगे है इस फील्ड में, इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस अभी जो है वो समझ रहा है। अभी मोदी जी के मुंह से निकल रहा है नहीं भाई हमको विज्ञान को भी बढ़ाना है, हमको टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना है। तो मेरा इम्पैक्ट जनता पे नहीं हुआ हो, लेकिन सरकार पर ज़रूर हुआ है। नमस्कार, नीति राजनीति के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मेहमान है API के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर जी। विजय का मतलब फतह होता है, जीत होता है, लेकिन जीत से अभी काफ़ी दूर है। जीत के लिए लगातार प्रयास जारी है API के माध्यम से और इसी प्रयासों के चलते पार्टी का नाम भी बदलने जा रहा है। हालांकि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कोशिशें जारी है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है विजय मानकर जी का नीति राजनीति पर एक स्पेशल इंटरव्यू, और इसी को लेकर हम मध्य भारत के नागपुर शहर में हैं, जिसे महाराष्ट्र की उपराजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि देश में इस समय अजीब प्रकार की राजनीति चल रही है, धर्म का काफ़ी प्रचार चल रहा है। इस राजनीति के क्राइसिस को किस तरह से देखते हैं जो आने वाले दिनों में भारत में देश पर, राज्य पर और लोगों पर दिखने जा रहा है? इसके पहले कि मैं राजनीति पर, प्रेजेंट राजनीति पर कुछ बोलूं, आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने राष्ट्रीय लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग किया है पार्टी का। उसमें पार्टी के नाम को बदलने की प्रक्रिया ऑलमोस्ट ऑल हमने पूरी कर ली है और कुछ नाम भी हमने जो है वो फाइनलाइज़ कर लिए हैं।
जब नाम फाइनल होकर आएगा कमीशन के तरफ से तब मैं आपको इसको डिक्लेयर करूँगा। तो नाम ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, उसको अभी प्रपोज़ल हम भेजेंगे। जहाँ तक रही देश की राजनीति का सवाल, देश की राजनीति जो है वो लोगों के अधिकार और विकास के ऊपर बेस्ड नहीं है। अभी जो ज़्यादा राजनीति है, पर्टिकुलरली जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उसमें धर्म का और इतिहास का और भाषा का ये बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो धर्म, भाषा और इतिहास से तो इंडिया आगे नहीं जाएगा। इंडिया आगे जाएगा यदि इंडिया के 140 करोड़ लोग या 42 करोड़ लोग, 142 करोड़ लोग, जब हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, रोटी कपड़ा मकान से आगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और साथ में जो है सुख समृद्धि, जब ये चीज़ें जो है डेवलप होंगी तब जाके इंडिया आगे जाएगा। इंडिया तब आगे जाएगा जब इंडिया का हर व्यक्ति जो है का एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक जाएगा। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट होगा, तब जाके इंडिया आगे जाएगा। इंडिया तब आगे जाएगा जब इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का रिसर्च, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं, उसका जो रिसर्च, लीडिंग रिसर्च में ब्रेक थ्रू अगर इंडिया करेगा, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जब होंगी और ऐसे जब साइंटिस्ट यहाँ पर होंगे, तब इंडिया जो है वो आगे जाएगा। जब इंडिया के अंदर में $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन की कंपनीज़ जो है वो बनने लगेंगी, जो न्यू एज कंपनीज़ बोली जाती है, जब वो कंपनीज़ का निर्माण होगा, जैसे निविडिया है, आप देखेंगे तो टेस्ला है, इस तरह की कंपनीज़ का निर्माण यदि इंडिया के अंदर में होगा तब जाके इंडिया आगे होगा। जब डेमोक्रेसी का सही मॉडल इंडिया में आएगा, जहां हर वोट को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, केवल एक वोट से चुनकर आने से जो है डेमोक्रेसी पूरी नहीं होती। सारे वोटर्स का जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन गारंटीड होगा, तब इंडिया आगे जाएगा। जब इंडिया का जुडिशियल सिस्टम में सुधार आएगा, पेंडेंसी समाप्त होगी और रियल जस्टिस इफेक्टिव टाइम में मिलेगा, तब इंडिया जो है वो डेवलप्ड होगा। तो ऐसी राजनीति तो बीजेपी की तरफ से मुझे कहीं नज़र में नहीं आती, ऐसी राजनीति मुझे कांग्रेस की तरफ से नज़र नहीं आती, बाकी इंडिया ब्लॉक के पार्टीज़ की तरफ से नज़र नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि जितनी पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, एक्चुअली ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये इसको मैं कम्युनलाइजेशन कहता हूँ कि ये संप्रदायवाद है, एक तरह का कम्युनल पॉलिटिक्स है, चाहे वो कोई भी कलर के आधार पे की जाए। इससे इंडिया आगे नहीं जाएगा। मैं ऐसी राजनीति से सहमत नहीं हूँ। सर, आपने डेमोक्रेसी की बात की है। डेमोक्रेसी में डिबेट जरूरी हो जाता है, डेलिब्रेशन जरूरी हो जाता है, डिस्कशन जरूरी हो जाता है, लेकिन संसद में हो या फिर विधानसभाओं में ये चीज़ देखने नहीं मिल रही है। इसकी क्या आप वजह निकालते हैं? आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है? इसका अर्थ ये है कि एज अ सोसाइटी, एज अ इंडियन सोसाइटी, हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं हुए। देखिए, डेमोक्रेसी में 4 चीज़ होनी चाहिए। डिस्कशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिबेट भी हो सकता है, डेलिब्रेशन होना चाहिए, अनबायस्ड डेलिब्रेशन जिसको कहते हैं, और डिसीजन होना चाहिए। तो वो डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सोसाइटी में होना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टीज़ में होना चाहिए। जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोसाइटी में होगा, तब उसका रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट और असेंबलीज में होगा। तो एज अ इंडियन सोसाइटी आई डोंट फील कि हम अभी तक डेमोक्रेटिक हुए हैं। दूसरा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी एब्सेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी के 3 रूल्स हैं। क्या 3 रूल्स है? पहला रूल है, उसको मेजॉरिटी रूल कहा जाता है। सेकंड रूल को क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल कहा जाता है, और थर्ड रूल को जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी रूल कहा जाता है। मैं पहले रूल की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी रूल का मतलब है 51% वोट कम से कम चुनकर आने के लिए ज़रूरी होने चाहिए। लॉ मेकिंग के लिए 51% वोट जो है वो कम से कम सारे एमपीज़ मिलके वो ज़रूरी होने चाहिए। अगर ये पहला रूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी का मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया है, जिसको हम वाइडर रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो आखिरी का जो रूल है, प्रोपोर्शनैलिटी रूल, वो तो बहुत आगे का रूल है, जहां आप 99.5% वोटर्स को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, या 99.65 या 75 या 85% वोटर्स को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो वो डेमोक्रेटिक मॉडल तो हमने लिया ही नहीं है। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है। तो हमारे इफेक्टिव देश बनाने के लिए क्या जरूरत है? डेमोक्रेसी एज इट प्रिवेल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे, ये डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है, मेरा एक क्लियर कहना है। इसको अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को आपको लाना पड़ेगा, अर्थात
जिस पार्टी को जितना % वोट है उसके उतने MP और MLA होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। छोटे स्टेट्स के लिए कुछ मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती है PTP और PR सिस्टम की, वो भी 2 मेंबर होनी चाहिए। दूसरा, कंपनीज जो डोनेट कर रही है पार्टीज को, उसको बैन होना चाहिए। आप एक इलेक्ट्रल फंड बना दीजिए, उसमें कंपनीज डोनेट कर सकती है और एक फार्मूला, इक्वल फार्मूले से सारे पार्टीज को और कैंडिडेट्स को दीजिए। तीसरा, कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर पर जो सीलिंग है उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग लगना चाहिए। फेयर मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए। MP MLAs की संख्या बढ़नी चाहिए, जो मेरे बिल के बाद बढ़ भी रही है, और इसके साथ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और टाइम इज़ ऑल्सो राइट टू थिंक, अगर आप SC/ST का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कंटिन्यू रख रहे हैं, तो क्या OBC का भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए? ये सोचने का समय भी आ गया है, अगर हम डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि SC/ST का पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो हम रखे हुए हैं, तो OBC का भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो गारंटीड करना चाहिए। माइनॉरिटी की जो सीट्स है, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी की जो सीट्स है इंडिया में, वो डिलिमिटेशन में ऐसी काटी जाती है कि मुस्लिम्स को लिए वो सीट खड़े होने के लिए बचती नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वो रिजर्व हो जाती है। तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमको ये देखना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी जनरल सीट्स जो है वो ओपन रहे। ये सारी चीज़ें यदि आप करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी इफेक्टिव होगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, लॉ मेकिंग के लिए कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो कम से कम जो है 55% वोट होना चाहिए सारे MPs का, यानी 543 है तो उसके 55% MPs ने वोट करना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन होना चाहिए। और इसके साथ, जैसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट की ज़रूरत है, वाई देयर शुड बी एक सच ए रूल टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय इम्पीचमेंट की क्या ज़रूरत है इसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो पार्लियामेंट का जो है सिंपल वोटिंग से जो है उसको जो है वो रिमूव किया जा सकता है इंक्वायरी करके। जजेस के इम्पीचमेंट प्रोसेस को सिंपल बनाना चाहिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कमीशन को बनाने की ज़रूरत है। जब इतनी सारी चीज़ें आप करेंगे और इसके साथ भी छोटी छोटी चीज़ें, तब जाकर आपकी डेमोक्रेसी सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव होगी। अदरवाइज़ आपकी डेमोक्रेसी जो है, सिर्फ बोल देना कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब जोक है। ऐसा कुछ भी नहीं था इंडिया के अंदर में। हाँ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, आदिवासी जो कम्युनिटीज़ है उसमें डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स मिलते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम की कमियों को आपने बताया है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी भारत में लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, चुनाव के बाद विपक्षी दलों की ओर से अक्सर EVM पर सवाल उठाया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या EVM टेम्पर प्रूफ है, हैकिंग किया जा सकता है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, लेकिन इसका सलूशन कहीं पर भी हमें देखने नहीं मिल रहा है। ना विपक्ष की ओर से संसद में इसका सलूशन कोई बताया जा रहा है, ना सत्ता पक्ष से इस पर ध्यान दिया जा रहा है, पर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। आप किस तरह से इसका सलूशन देखते हैं? क्या इसकी मेथड है आपके पास? देखिए, EVM के सवाल पे मैं आपको साइंस से आंसर दूंगा। कोई चीज़ हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, कोई चीज़ टैम्पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। दैट इज़ अ मैटर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कह रहा है, बिकॉज आई एम ए पिटिशनर इन द EVM केस, नागपुर हाई कोर्ट में मेरा पिटिशन है और मैंने ये बात मेरी पिटिशन के रिजॉइंडर में भी लिखी है कि जब तक इसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरफ से, तब तक इलेक्शन कमीशन ओरली जो बोल रहा है कि ये हैक नहीं हो सकती है, इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। या मैं कहूँ हैक हो सकती है, इलेक्शन कमीशन का हैक नहीं हो सकती, दोनों भी चीज़ें साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस तब होगा जब कंप्यूटर साइंटिस्ट आएंगे और इसको हैक करने की या टेम्पर करने की कोशिश करेंगे। उसको फ्रीली अलाउ किया जाएगा 1, 2, 4, 5 मशीन को, और उसका जब साइंटिफिक रिजल्ट निकलेगा तभी उसको प्रूव किया जा सकता है कि ये हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, टैम्पर हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरा जहाँ तक स्टडी है कंप्यूटर साइंस का और EVM का, बिकॉज मैं पिटिशनर हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट को फ्री हैंड अगर दिया जाए, बिना कोई दबाव के, बिना कोई लीगल पेनल्टी के, तो वो EVM को टैम्पर भी कर सकता है, हैक भी कर सकता है और रीप्रोग्राम भी कर सकता है। मैं मेरे स्टडी के अनुसार बता रहा हूँ, पर इसका एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ करना चाहिए, तभी जाके उसके से को कुछ स्टैंड रहेगा। अदरवाइज ये तो हवे में बोलने वाली बात है कि टैम्पर नहीं हो सकती। सुनने में आया कि आपने कोई पिटीशन भी दायर की है, क्या वो पिटीशन है, उसके पहलू क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच में मैंने जो पिटीशन जो है दायर की है वो बिल्कुल सिंपल है कि EVM इज़ अ कंप्यूटर
और therefore the computer law, that is the Information Technology Act 2000 should be made applicable to it. कंप्यूटर लॉ अप्लाई करके ही आप चुनाव कर सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये लीगल नहीं है विद इन द एम्बिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड IT एक्ट 2000। ये मेरा पिटिशन है। और अगर इसको कंप्यूटर लॉ अप्लाई हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन मांग सकते हैं। जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है उसको कह सकते हैं मेरे को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन दीजिए कि ये मशीन एक्चुअली अभी टैंपर प्रूफ है या नहीं है। काउंटिंग के पहले आप मांग सकते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन दीजिए। अभी तो कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं है, सिर्फ सील है, देखिए सील्ड है, नॉन सील्ड है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप चाहे उसको सील करो, अनसील करो, उसके माइक्रो कंट्रोलर में क्या प्रोग्राम लिखा है ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। तो IT एक्ट अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन आप ले सकेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार सरकार की ओर से तैयारी चल रही, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि भारत में सेंसस नहीं हो पा रहा है, और सेंसस नहीं होते हुए भी दक्षिण भारत से विरोध के स्वर उठ रहे हैं प्रतिनिधित्व को लेकर, डिलिमिटेशन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर। आप इसे किस तरह से देखते हैं? किस तरह की नीति बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जिससे माध्यम से चाहे साउथ ब्लॉक हो या फिर नॉर्थ का ब्लॉक हो या फिर और दूसरे जो ब्लॉक्स है या स्टेट्स है वो लिमिटेशन के दायरे में आए और प्रॉपरली जो जनसंख्या है उसके अनुरूप सीटें न होते हुए एक दायरे में हो जिसका फ़ायदा सभी स्टेट को मिले। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका कैसे आप सलूशन देंगे? वन कंट्री वन इलेक्शन यदि आपको करना है, सेंसस की ज़रूरत है। जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम कंट्री फेडरल का पॉलिटी है। हम संघीय प्रणाली का कंट्री है जिसमें स्टेट्स मिलके इंडिया बना हुआ है। ऑफ कोर्स एक यूनियन है हम लोग, लेकिन स्टेट्स का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ 3 लिस्ट में एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यानी हमारा जो पॉलिटी है वो केवल सेंटर के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, स्टेट्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे देश के फेडरल पॉलिटी के अंदर। अब साउथ जब फ्रीज़ हुआ 1976, 71, 76 में जब ये फ्रीज़ किया गया, तब ये कहा गया कि नहीं भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर आपने इसको फ्रीज़ नहीं किया। अभी साउथ इंडिया के स्टेट्स कह रहे इसको और फ्रीज़ कर दीजिए 30 साल के लिए। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेंसस कराना चाहिए, MP MLA की संख्या बढ़ानी चाहिए, और साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी फॉलो हुई है उनको 5-6% का वेटेज देना चाहिए, यानी एडिशनल सीट्स देने चाहिए, ताकि ये जो डिफरेंस है एकदम नॉर्थ में ज़्यादा सीट्स हो जाएगी, साउथ में कम, नॉर्थ ईस्ट में कम, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंडिया के अंदर में। इट इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला जिसको हमें डिसाइड करना है कि भाई जिन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी को अच्छा फॉलो किया उनको 5-6% का वेटेज देना है हमको, जिसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बढ़ जाएगी, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हो जाएगी, MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हो जाएगी, और साथ में जो है दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है वो जो ग्रज है, जो उनकी कंप्लेंट है, वो भी दूर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम चौथे नंबर पर आएंगे, 5वें नंबर पर आएंगे, लेकिन क्या आम जनता को अगर इस ग्रोथ होने से, चौथे नंबर पर आने से कोई लाभ मिलेगा? देश के नागरिकों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान की, आपके पास इसका क्या माध्यम है, क्या मेथड्स है जिससे कि लोगों की भी इनकम बढ़े और देश की GDP बढ़े? क्या इसका आपने प्रक्रिया अपनाई है? क्या आपके पास नीति है जिसे आप बताना चाहेंगे देश के लोगों को? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनको मैं झूठा प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ। मैं इसलिए झूठा प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ, इंडिया का GDP यदि 5वें नंबर पर आता है, इसका अर्थ कदापि ये नहीं होता कि इंडिया के लोग दुनिया में इनकम में 5वें नंबर पर आ गए। आज यदि आपका GDP 5वें नंबर पर भी आ जाए तो आपका पर कैपिटा इनकम GNI जो है डॉलर टर्म्स में, नॉमिनल डॉलर टर्म्स में 127 या 130वें नंबर पर है। आपसे चाइना के लोगों के पास 6 गुना ज़्यादा इनकम है, अमेरिका के लोगों के पास 10 गुना ज़्यादा इनकम है। और अभी जो हुरून की जो रिपोर्ट आई है उसमें 284 पर्सन्स के पास इंडिया की 1/3 वेल्थ है, 33% वेल्थ है। हमारा मिडिल क्लास, सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया में मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। ये डेटा, एम्पल डेटा अवेलेबल है। देखिए इंडिया का ये जो ग्रोथ आया है पिछले मनमोहन सिंह जी के पीरियड में, तो एक राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास हुआ है।
लेकिन अभी इंडियन मिडिल क्लास की इनकम जो है वो श्रिंक हो रही है। यानी आपकी जो इन्फ्लेशन रिलेटेड इनकम है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो आरबीआई कहता है ना 6% इन्फ्लेशन है, वो जनरल इन्फ्लेशन है। लेकिन जो गुड्स इन्फ्लेशन है, यानी अगर आप घर बना रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, वो 8 to 10% बढ़ता है हर एनम कंपाउंडेड बेसिस पर। तो उस रेट से आपकी इनकम्स नहीं बढ़ रही है। अगर आपकी इनकम 2-3% से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन 8-10% से बढ़ रहा है, इसका मतलब हर साल आप 5-6% आपकी इनकम कम हो रही है। इन्फ्लेशन विल ईट योर इनकम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है इंडिया के अंदर, इनकम्स नहीं बढ़ रही है, और 100 करोड़ लोग गरीब या गरीब जैसे इंडिया के अंदर अभी भी जो है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पोजीशन है, तो कह देना केवल इंडिया 5th नंबर पे आएगा तो ठीक है, कहने के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन इससे पूरे इंडिया के व्यक्ति, पूरे इंडिया के 28 करोड़ परिवार रिच नहीं होते। मेरी पॉलिसी यह है कि मैं इंडिया के हर व्यक्ति को और हर फैमिली को, 28 करोड़ लोगों को 10 साल में हम मध्यम अमीर बना सकते हैं और उसके आगे जाके रियल अमीर बना सकते हैं। अगर आपको रियल अमीर बनना है तो इंडिया का जीडीपी ट्रिलियन डॉलर्स में, नॉमिनल टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में आपको 25 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा चाहिए। और आपकी पर कैपिटा इनकम जो है, मैं रफ बता रहा हूँ, $15,000 पर एनम होनी चाहिए, तब जाके आप रिच कंट्री बनोगे। तो उसके लिए जो है आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, इंडिया इज़ ए यंग कंट्री। आपका जो वर्कफोर्स है 14 साल से 64 ईयर्स तक का, वो 65% ये एज ग्रुप पॉपुलेशन है। यानी अभी भी हम 30% से कम जो है ओल्ड है। ये जो पॉपुलेशन है, इसको एजुकेशन और टैलेंट दो डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यानी आपका जो पूरा एजुकेशन है वो साइंस और टेक्नोलॉजी और नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए और ह्यूमैनिटी के आधार पर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया। अगर आपकी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो आप भाषा इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, ये जो द्वंद्व है ना, ये नहीं होना चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज एंड ह्यूमैनिटी के आधार पर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना है कि जो प्रैक्टिकल रिसर्च हो रहा है वर्ल्ड के अंदर में, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की लीडिंग क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है वो लीडिंग साइंस एंड रिसर्च का डेवलपमेंट है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। जहां मशीन और कंप्यूटर और बिग डेटा और जेनेटिक चेंजेस या बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये इंसान की जो अभी की सिविलाइजेशन है उसको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाएंगे। तो जब तक आपका साइंस का रिसर्च, एज अ कंट्री में कह रहा हूँ, एक साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट नहीं, आपका साइंस का अंडरस्टैंडिंग और साइंस का रिसर्च और टेक्नोलॉजी को ब्रेक थ्रू करने की कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने एक पॉलिसी में डिक्लेयर किया था, अगर मेरी गवर्नमेंट बनी तो मैं मैक्स प्लैंक बोस इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा इंडिया के अंदर में। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट दुनिया का वो इंस्टीट्यूट है जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिसर्च करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो मैंने कहा था कि मैक्स प्लैंक और रमन के नाम पे या बोस के नाम पर, मैं दोनों के नाम पे एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। तो हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च है अभी चाइना के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। अगर आप पीयर कंपैरिजन करेंगे रिसर्च पेपर्स के साइटेशंस में तो चाइना नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर, अभी यूएस भी नहीं है। तो जब तक हम इस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं करते और इसी तरह की इंडस्ट्रीज को जब तक हम डेवलप नहीं करते इंडिया के अंदर, जो न्यू एज कंपनीज हैं, देखिए हमारे यहाँ रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, अडानी का मार्केट कैप सबसे बड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ गूगल नहीं है, हमारे यहाँ निविडिया नहीं है, हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। समझ रहे हैं? तो न्यू एज कंपनीज जब तक, कटिंग एज न्यू एज कंपनीज जब तक इंडिया में नहीं बनेगी, जब तक इस तरह का एजुकेशन और रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, तो इंडिया आगे नहीं जा सकता। और इस बेस पे ये जो हमारी जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, उसकी इनकम को बढ़ाया जाए और उसका इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया जाए लीगल वे में, तो हम अमीर कंट्री बनेंगे। भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स की बड़ी कमी देखने मिल रही है और यही वजह है कि स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होने की वजह से इंडिया चाइना और अमेरिका के मुकाबले पिछड़ते दिखाई दे रहा है। इसको कैसे स्किल्ड वर्कफोर्स में तब्दील किया जा सकता है, इसे लेकर आपने कौन सी ऐसी पॉलिसी तैयार की है या बनाई है जिसके माध्यम से भारत के लोगों को
स्किल्ड के माध्यम से आगे ले जाया जा सकता है? देखिए, स्किल और टैलेंट दो ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन से डेवलप होनी चाहिए। लिटरेसी, न्यूमरेसी, ऑपरेसी, तीन चीज़ें को आपके एजुकेशनल सिस्टम में लाने की ज़रूरत है। लिटरेसी यानी ABCD, आई जो भी आप कहते हैं। न्यूमरेसी यानी मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, और इसके साथ में ऑपरेसी। ऑपरेसी यानी कोई ना कोई स्किल, लाइफ स्किल जो है, जो आपको भी फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि कोडिंग इज़ द न्यू वेपन आपके हाथ में। कोडिंग, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लोग हैं, उसको कोड जिसको लिखना आता है और जिसको कोड नहीं लिखना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन कोड नहीं लिखना आता है, तो कोड लिखने वाला जो है वो स्किल में एडवांस्ड है, टैलेंट में एडवांस्ड है। अभी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोडिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहा है। अब आपको मशीन लर्निंग जो है वो आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिथम्स है वो लिखते आना चाहिए। तो आपको जो फोर्थ इंडस्ट्री, या आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई स्किल अडॉप्ट करना चाहिए, तो ऑफकोर्स स्कूलिंग के हिसाब से, और वैसे वैसे हायर एजुकेशन में बढ़ाना चाहिए। और जो लोग इससे छूट गए, जो पुरानी जनरेशन है थोड़ी, वो जहाँ जो वर्कफोर्स काम कर रहा है उसका वो मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल लेना चाहिए कि उस कंपनी में, उस गुड्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में किस तरह की स्किल की ज़रूरत है, और उसके शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको दिए जाने चाहिए। ये प्रोग्राम कंपनीज़ को भी करने की ज़रूरत है, जो काफ़ी हद तक कुछ कंपनीज़ करती है, और गवर्नमेंट का जो स्किल डिपार्टमेंट है, हमारा मिनिस्ट्री जो है, उसको ये बड़े लेवल पर करने की ज़रूरत है। तो एक तो हमारी जो नई पीढ़ी आएगी वो ऑलरेडी स्किल और टैलेंट में डेवलप होते हुए आएगी। जैसे चाइना के जो बच्चे हैं वो जिस तरह से स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और इंडिया के बच्चे जिस तरह से स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप अगर चाइना के स्कूलों को देखोगे तो चाइना के स्कूलों को में 10 घंटा पढ़ाया जाता है। चाइना के स्कूल में जो है बीच बीच में आपको एक्सरसाइज और नैपिंग दी जाती है। चाइना के बच्चे अभी से जो उनकी लैब्स है वो साइंटिफिक लैब्स है। तो बच्चा जब वहाँ से पढ़ेगा, मान लीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ का, और चाइना के स्कूलों में जो खाना दिया जाता है वो हमारे यहाँ की खिचड़ी जैसा नहीं है, वो हाईली न्यूट्रिशनल फूड है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितना होटल का ब्यूफे होता है जो 25-30 डिशेस होती है, उतना चाइना और साउथ कोरिया के स्कूल में डेली फूड दिया जाता है उनको, जो प्रोटीन में और बाकी न्यूट्रिशंस में जो है वो रिच है। हमारे यहाँ तो ये सब्जेक्ट आता है अंडा देना या नहीं देना, जबकि वो एक प्रोटीन का सोर्स है। तो ये जब सब चीज़ें आप करोगे, आपका जो स्कूलिंग सिस्टम इस तरह से जब डिज़ाइन होगा, और जो वर्कफोर्स छूट गया है ऐसे स्कूलिंग सिस्टम से, उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से, वो मॉड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग देना, तब जाके जो है आपका स्किल डेवलपमेंट जो है इंडिया में होगा। एंड कहने का मतलब आपका ये है कि काम करने वाले तो बहुत है, लेकिन काम कैसा करना है ये पता नहीं है। तो ये ट्रेनिंग के बगैर नहीं आएगा। देखिए, आपका जो ब्रेन है, नॉलेज है, और आपकी बॉडी जो है, इससे आप काम कर रहे हैं, तो इसमें जब तक वो चीज़ आपको समझेगी नहीं कि किस तरह की स्किल की ज़रूरत है, तब तक आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो ये तो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और जो बच्चे हैं ना उनको वहीं से वैसे डेवलप करना चाहिए, ताकि उनका जो मेंटल एबिलिटी है, ब्रेन का जो एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो ऐसा होना चाहिए कि वो केवल लिटरेसी को ना समझे, वो मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा समझे, वो डिज़ाइंस को समझे, जो ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है डिज़ाइंस का, और ये जो इंट्रिकेसीज है, जैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रिकेसीज है कि मशीन लर्निंग उसको कैसे कराई जाए, उसका कोड कैसा लिखा जाए, ये सारा का सारा ब्रेन का डेवलपमेंट उनका उसी स्टेज से होना चाहिए। फिर जब वो बड़े होंगे तो साइंटिस्ट बन के आगे का रिसर्च करेंगे। आपने लोकसभा इलेक्शन से पहले 2019 के कॉस्मो ह्यूमनिज्म की एक बुक पब्लिश की, और अपने आप को कॉस्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक और प्रवर्तक के तौर पर आपने प्रचारित किया। इन सब के बावजूद ये देखने में आया कि आपकी जो बुक्स है, आपका जो ज्ञान है, वो लोगों के बीच नहीं पहुंचा। आपके पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के बीच तो पहुंचा, ऑफिस बेयरर्स के बीच पहुंचा, लेकिन वो लोगों तक उसको नहीं पहुंचा पाए। कहाँ आपको कमी महसूस हुई? कैसे ये जो विचार है आपका कॉस्मो ह्यूमनिज्म का, वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? कैसे इसके माध्यम से भारत में खासकर लोगों के बीच में बदलाव आ सकता है? कॉस्मो ह्यूमनिज्म अगर हम देखें तो क्या है, जो पॉलिटिक्स धर्म की चल रही है या फिर एक विचारधारा की चल रही है, इन सब के बीच कॉस्मो ह्यूमनिज्म को इंक्लूडिंग करते हुए पॉलिटिक्स करना कितना महत्वपूर्ण आपके लिए नज़र आ रहा है? ये वो रिसर्च है जो मैंने लिखकर पब्लिश किया है, 2019 में पब्लिश हुआ। 17 से इस पर मैं बोलते रहा,
पब्लिश फॉर्म में हैं। मैं ये मानता हूँ कि कॉस्मो ह्यूमनिज्म का जो पूरा साइंस है और पूरा नॉलेज है, ये जो है पार्टी के ऑफिस बेरर्स में तो कुछ हद तक गया, लेकिन वर्कर्स और जनता के बीच में जो है इसको समझने में अभी भी जो है वो कमी है। लेकिन आप एक बात देखिए, जो जो बातें मैंने कॉस्मो ह्यूमनिज्म में लिखी है वो आज दुनिया में हो रही है और इंडिया की गवर्नमेंट जो है आज वो चीज़ों को कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन 2024 में मोदी गवर्नमेंट इसको कर रही है। मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर इस बुक में 2019 में लिखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन गवर्नमेंट अभी पिछले साल से काम कर रही है, मैंने इस पर जो है वो लिखा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑफकोर्स इंडिया का फार्मा बहुत आगे है इस फील्ड में, इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस अभी जो है वो समझ रहा है। अभी मोदी जी के मुंह से निकल रहा है, नहीं भाई हमको विज्ञान को भी बढ़ाना है, हमको टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना है। तो मेरा इम्पैक्ट जनता पे नहीं हुआ हो, लेकिन सरकार पर ज़रूर हुआ है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं पहला लीडर हूँ उस बात को बोलने वाला कि आप विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत बगैर वैज्ञानिक भारत के नहीं बन सकता। वैज्ञानिक भारत बने बगैर विकसित भारत नहीं बन सकता, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब तक एज अ कंट्री आप आगे नहीं जाओगे, आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लीडिंग पोजीशंस में नहीं आ पाओगे, आप वो पैसा नहीं कमा पाओगे। और अगर आप वो पैसा नहीं कमा पाओगे तो आपका हर व्यक्ति और परिवार रिच नहीं होगा। तो गवर्नमेंट पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और दबे स्वर में क्यों ना हो, कुछ लोग बोलने लग रहे हैं अभी कि नहीं हमको साइंस टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई फील ये लिमिटेड सक्सेस है मेरा कॉस्मो ह्यूमनिज्म के रिसर्च का। और जैसे जैसे मेरे पार्टी के ऑफिस बेरर्स इसको और ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे, या पार्टी का नया नाम भी आ जाएगा जो इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ज्ञान विज्ञान और डेमोक्रेसी मानवता की चीज़ों वो नाम में, तो ज़रूर जो है इंडिया में इसका और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। हमने देखा है कि सर आप रिसर्च के माध्यम से पढ़ाई करते हुए लगातार अपने ऑफिस बेरर्स हो या फिर ऑर्गेनाइजर्स को हो, लगातार लोगों के बीच जाने की सलाह देते हैं, काम करने की सलाह देते हैं पॉलिसी के लेवल पर। लेकिन भारत में जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अक्सर धर्म के आधार पर राजनीति सिखाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। जो कार्यकर्ता आपके यहाँ बैठे हैं, आज जिस तरह से आपकी सेंट्रल लेवल की मीटिंग हुई है, मीटिंग में आपने कुछ सुझाव दिए, कुछ काम के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को कैसे आपके जो वर्कर है वो फॉलो करे, जिससे कि लोगों के बीच ये क्लियरली मैसेज जाए कि देश में वाकई में देश को अब धर्म की नहीं, ज्ञान विज्ञान के साथ एक अच्छी नीति वाली राजनीति की ज़रूरत है। देखिए, दो तरह से पार्टी के ऑफिस बेरर्स को समझाया है। एक तो ज्ञान विज्ञान मानवता को प्रमोट करना है। आपकी ये जो पॉलिसीज़ है जिसमें हर व्यक्ति को और हर परिवार को मध्यम अमीर बनाया जा सकता है और बाद में अमीर बनाया जा सकता है, उसको जो है वो समझाना है। प्रेजेंट पॉलिसीज़ जो बीजेपी गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो है, वो इन सब चीज़ों के लिए पूरक कैसी नहीं है, उसकी दिशा सही कैसी नहीं है, इन चीज़ों को जो है लोगों को समझाना है। ये एक पहलू मैंने उनको समझाया। दूसरा, जितनी पब्लिक प्रॉब्लम है, जो जन समस्या है, उन जन समस्याओं के ऊपर ह्यूमन राइट्स की मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और डेमोक्रेटिक मेथड से, पिटिशन सिस्टम और लिमिटेड डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रयास करना है। ये मैंने उनको समझाया है। और मुझे विश्वास है इस बात का कि एपीआई के जो ऑफिस बेरर्स और वर्कर्स है, इस बात को लेकर जब जाएंगे और प्रखरता से जब काम करेंगे, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ये गलत तरह का धर्म और भाषा और राज्य और इतिहास को लेकर जो है एक सांप्रदायिकवाद राजनीति कर रही है, वो कमज़ोर होने लगेगी और ज्ञान विज्ञान और मानवता की राजनीति इंडिया में आगे जाएगी। एक सवाल है सर, आपकी राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन एक लंबा गैप हुआ, लोगों के बीच आपकी पहुंच कम हुई, ऑफिस बेरर्स भी ज़्यादा लोगों के बीच जा नहीं पाए। क्या इसके हम वजह समझे, किन कारणों से इतना विलम्ब हुआ? फिर पार्टी के अब नामकरण की बात आ रही है। खैर, आपने जो भी नाम सोचा होगा आगे वो तो इन फ्यूचर देखने मिलेगा, लेकिन ये जो कमी आई है, बीच का जो गैप हुआ है, काफ़ी सारा वक्त बीता, आपका भी समय गया, कार्यकर्ताओं का भी गया, इसकी क्या वजह आपने निकाली? देखिए, एक तो ब्रेक कोविड पीरियड में लगा, वो एक थोड़ा सा हमारा ब्रेकिंग पीरियड था कोविड का, और वो समय में हम 1-2 साल से ज़्यादा डिले हो गया।
फिर लोकसभा इलेक्शन जो है हम लोगों ने कॉन्टेस्ट किया, ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे से कॉन्टेस्ट किया, लेकिन इस बार उसमें जितना वोटिंग हमको मिलना था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई, क्योंकि इस बार का इलेक्शन वैसे भी पोलराइज्ड हो गया इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक के अंदर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी का काम कंटिन्यूस चल रहा था, ऐसा नहीं कि उसमें जो है कहीं कोई ब्रेक था। हाँ, थोड़ा स्पीड में जो है वो कमी आई हुई थी, और ये कमी जो है इसको बहुत जल्द हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि नया नाम ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। जैसे वो आएगा हम उसको पब्लिक कर लेंगे, और इस नए नाम के साथ में हम फिर से जो है एक नए एनर्जी के साथ में पूरे जो इंडिया के स्टेट्स है उसमें जो है फिर से मैं जाऊंगा, और ऑफिस बेरर्स भी हमारे जो है वो बहुत अच्छे से जो ये चीज़ों को डेवलप करेंगे। लंबे समय से आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपको सुनने के लिए लालायित है, वो आपको सुनना चाहते हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हो, चाहे टीवी चैनल्स पर हो, या फिर अदर प्लेटफार्म पर हो, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी जो इंटरव्यूज़ जो होते थे वो नहीं आ रहे थे। इस वजह से भी कुछ कार्यकर्ता लगातार संपर्क में रहे हैं, खास करके मेरे, क्योंकि मैंने पहले भी आपके कई इंटरव्यूज़ किए हैं। तो उनको क्या आप जवाब देना चाहेंगे? पार्टी का नाम बदलने के बाद में क्या आपकी तैयारी होगी? कैसे आप कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे जहां लोगों के साथ भेदभाव हो रहा हो, अन्याय होता हो, उनके बीच आप कैसे पहुंच बढ़ाएंगे अपनी, जिससे कि पार्टी को आगे बढ़ाने में भी मदद मिले, आपके कार्यकर्ताओं में भी जोश आ पाए? इंटरव्यू लेने के लिए मैं कहूँगा यमलेश जी को ज़्यादा इंटरव्यू लेना चाहिए। तो जितना ज़्यादा वो इंटरव्यू लेंगे उतना ज़्यादा मेरा व्यू जो है वो लोगों तक पब्लिक होगा। और जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है उस पर कभी कभी मैं छोटे वीडियो ये लोग ले लेते तो मैं उसको डालने का प्रयास करता हूँ पार्टी के चैनल में, लेकिन ऐसी डिटेल इंटरव्यूज़ अगर होती है तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। तो ये यमलेश जी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना ज़्यादा इंटरव्यूज़ मेरे लेते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, या इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर में। रही बात दूसरी बात, तो मैं ये कहूँगा कि अभी ये नाम के साथ डिफरेंट स्टेट्स में मैं जाऊँगा, और डिफरेंट स्टेट्स में पॉलिटिकल एक्टिविटी और बड़े पैमाने पर पिकअप होगी। और लोग जानते हैं कि जब मानकर सर जो है डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ लोग जुड़ते हैं, तो इसलिए मैं जाऊँगा। और जहाँ तक रही जन समस्याओं की बात, तो जन समस्या के ऊपर तो जहाँ सेंट्रल लेवल पर तो काम कंटिन्यूस चालू होता है रहता है। जैसे अभी मैंने जो 80 लाख ट्रक ड्राइवर्स है, हेल्पर्स है, क्लीनर्स है, उनके लिए अभी रिसेंटली पिटीशन की है, उनके ग्रेजुएटी के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मिनिमम वेजेस के लिए। तो सेंट्रल लेवल पर जो है, सेंट्रल सेक्रेटरीट लेवल पर तो मैं काम करते रहता हूँ, लेकिन फील्ड के अंदर में पार्टी के ऑफिस बेरर्स भी ज़्यादा काम करेंगे, और जब मैं जाऊँगा तो ज़्यादा उत्साह डेवलप होगा, और 2029 तक हम ये ग्राउंड कवर कर लेंगे इंडिया में। पब्लिक मीटिंग के माध्यम से जो आपके चैलेंज देखने मिलते थे, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस के हो, अपोजिशन के लीडर्स हो, उनको आप लगातार चैलेंज करते रहते, तो लोगों में एक जोश रहता था कि कोई तो है भारत में, कोई लीडर जो सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष को हो, थारोली जवाब दे रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है बिल्कुल नॉलेज के लेवल पर। वो अब सुनने नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरा सवाल था कि पब्लिक के बीच में आपके ऐसे मासेस प्रोग्राम वाले कब होंगे? तो मास प्रोग्राम भी, जैसा ये नया नाम आएगा तो बड़ी सभाएं भी लगाने की शुरुआत होगी। तो हमारे कुछ स्टेट्स इसमें पहल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा पैसा वगैरह भी लगता है बड़ी पब्लिक मीटिंग्स लगाने के लिए। तो वो जो भी इनिशिएटिव लेगी तो उसमें बड़ी जनसभाएं हम करेंगी। मेरा चैलेंज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इंडिया को में कोई चैलेंज है आपका सर? आज के देश में मेरा आज के डेट में ये चैलेंज है कि मोदी की जो प्रेजेंट नीति है उससे विकसित भारत नहीं बन सकता है, क्योंकि वो नीतियों में विकसित भारत बनाने के लिए जो साइंस, नॉलेज और टेक्नोलॉजी की और मानवता की जो ज़रूरत होती है वो मिसिंग है। मोदी जी ये जो प्रेजेंट नीतियाँ हैं उससे जाएंगे तो 6.5% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं ला सकते, जबकि विकसित भारत बनाने के लिए 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम इन डॉलर टर्म्स की ज़रूरत है। तो मोदी जी जो है इंडिया को आगे नहीं ले जा रहे। मेरा ये चैलेंज है आज भी कि वो इंडिया को पीछे लेकर जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन में ये चैलेंज मेरा जो है वो मोदी जी को है। तो ये विजय मानकर है और इनका कहना है कि मोदी जी के विजन के अनुसार विकसित भारत 2047 तक भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उनकी पॉलिसी में, नॉलेज में, ज्ञान विज्ञान की कमी है। भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो पहले वैज्ञानिक भारत की नींव रखनी होगी।